बिजनेस तो एक कैपिटलिज्म का ही एक पार्ट होता है और उसमें हमें प्रॉफिट भी बनाना होता है। उसके साथ साथ आप चैरिटेबल एक्टिविटीज ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख सकते हैं। उनका भी तो बहुत सारा मतलब कंपनियां हैं, वो वर्ल्ड को संभाल रहे हैं, फिर सोसाइटी में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा हम बिजनेस में कुछ एस्टेब्लिश होने के बाद हमारा जो पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको हम सोशल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सब युवाओं को ये बोलूंगा कि पहले एंटरप्रेन्योर होना मतलब विजन रखिए। वो विजन ऐसा रखें कि हम एक एंटरप्रेन्योर होंगे, हम कुछ लोगों को हमारे अंदर में रख के काम करवाएंगे। नमस्कार। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज मैं आपसे मिलवाने लाई हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने व्यवसाय, समाज सेवा और लीडरशिप तीनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। हमारे आज के अतिथि हैं श्री नरसिंहनाथ नंदा जी। श्री नरसिंहनाथ नंदा जेहोवा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जेहोवा ग्रुप रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, मीडिया, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और सामाजिक कार्य जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। नंदा जी की सोच केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में कैसे सकारात्मक बदलाव लाना है, इस दिशा में भी उनके प्रयास जारी हैं। श्री नृसिंहनाथ नंदा जी ने जेहोवा चैरिटेबल फाउंडेशन और अन्य सामाजिक पहलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। इसके साथ साथ वे कई सामाजिक और राष्ट्रीय संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और सामुदायिक विकास के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। आज हम नरसिंहनाथ नंदा से उनके जीवन के अनुभव, उनके विजन, उनके संघर्ष और समाज के लिए उनके विचारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। श्री नरसिंहनाथ नंदा जी, नमस्कार। डायलॉगस पर आपका स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। डायलॉगस पर आपका स्वागत है और चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नंदा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जी अपने बचपन और शुरुआती जीवन में आप किस तरह के अनुभवों से गुजरे, किस तरह का अनुभव आपको मिला जिससे कि आप बड़े होकर के बिजनेस में आए, आप एक लीडरशिप में आए, तो किन बातों ने आपको प्रेरित किया? पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी चैनल को, प्रीताहरित मैम को, कि मुझे इसी का लायक समझे और मुझे एक कुछ सवाल करें और मैं उस सवाल का कुछ जवाब दे रख सकता हूँ। तो धन्यवाद जी। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो बचपन में मैं था, तब मैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तभी टाइम में मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे आज के जमाने में भी उनका पढ़ने के लिए वो लायक नहीं रहे हैं। और ऐसा हुआ है कि मैं उसी दिन ही मैं एबीवीपी में ज्वाइन किया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। तो तब मैं जब गांव गांव घूम के देख रहा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। वो उसी टाइम भी हम किसी किसी को बोल के उनका हॉस्पिटलाइज का जो फंड्स निकाल के कुछ लोगों को हेल्प कर रहे थे। तो तभी मैं सोचा कि मैं एक ऐसा बिजनेस करूं, तो जिस बिजनेस में मैं कुछ पैसा भी इनकम करूं और वो पैसा मैं किसी सोसाइटी में लगाऊं और कुछ बच्चे को हम पढ़ाएं और बच्चे को कैसे उनका भविष्य तो अच्छा होगा, उसी हिसाब से सोचें। इसलिए मैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही मैं मेरा छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया। और मेरे पास जॉब का भी बहुत सारा ऑफर आया था और मैं जॉब भी कर रहा था, शायद कुछ दिन में जॉब भी किया हूँ। तो लेकिन मुझे जॉब में मेरा मन नहीं लगा। तो मैं सोचा कि मतलब मैं लीडर के बारे में नहीं सोच रहा था, कि मैं सोच रहा था कि मैं काम करूं, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं और मेरे जितने भी मेरे पास होंगे, जितने भी रिलेशन में ज्यादा रिलेशन बनाऊं, मैं रिलेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया। और उसी हिसाब से मैं मेरा बिजनेस शुरू किया, उसी ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू किया। तब धीरे धीरे होके मैं आज एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। और सोसाइटी का मैं कुछ लोगों का और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक ऐसा पार्ट निभा रहा हूँ
जैसे सोसाइटी कुछ आगे बढ़े उसी। आपने ये जो जेहोवा ग्रुप बनाया है, इसकी शुरुआत कैसे की और इसको नाम कैसे दिया? क्योंकि एक नाम है, बहुत उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। उसके बारे में बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। डेफिनेटली मैम, एक्चुअली मेरा क्या हुआ था कि 2012 में मैं एक मेरा कंपनी शुरू किया। तो जैसे मैं एक छोटा कंपनी शुरू किया 2012 में रियल एस्टेट का, फिर धीरे धीरे मेरा 5-7 कंपनी हो गया है। लेकिन जब मेरा सब कंपनी का नाम कुछ अलग अलग था, लेकिन जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सोचा और उसका भी मेरा एक अलग नाम दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अलग नाम दिया। तो जब मैं बाहर गया, बाहर कंट्री गया, और उसी कंट्री का लोग बोलते हैं कि भाई ये लोकल का नाम है, ये नाम को छोड़ो, एक अच्छा नाम दो, जैसे आप एक यूनिक नाम दो। फिर मैं कुछ मेरा प्रोडक्शन हाउस में भी है, मैं कुछ पिक्चर भी बनाया हूँ। तो जब मैं पिक्चर के लिए भी मैं बाहर गया, मेरा एक हॉलीवुड पिक्चर अभी आ रहा है, मतलब 2-3 महीना में एक हॉलीवुड पिक्चर भी आ रहा है। वो जब मैं उसी हिसाब से मैं शुरू करने गया, शूटिंग वगैरह वगैरह काम करने गया, तभी वो लोग बोले कि नहीं नहीं, एक ऐसा नाम दीजिए कि सब कंपनी का एक यूनिक नाम दीजिए। तभी मैं सोचा कि फिर मैं मेरा आके मेरा जो एडवाइजर बोर्ड है उनको मैं पूछा। और ये जेहोवा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है कि क्रिएटिंग गॉड। और बाकी है कि जेहोवा का जो पहला शुरू हो रहा है जे, ये हमारा लॉर्ड जगन्नाथ जी हैं उड़ीसा में। और जगन्नाथ जी को मैं समर्पित करके, और ये एक इंटरनेशनल नेम है, ग्रीक वर्ड है, तो इसी का थोड़ा ये नाम का थोड़ा माइलेज मिल रहा है, इसलिए मैं सोचा कि सब कंपनी का नाम एक कर दूं। जैसे कि जिहोवा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिहोवा मीडिया वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिहोवा फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जेहोवा चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसे करके मैं सब कंपनी का नाम एक जेहोवा कर दिया। तो ये बहुत 2019 को किया। जी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जेहोवा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साथ बहुत सारे कामों को लेकर के चले हैं। आप रियल एस्टेट में भी हैं, आप फिल्म मेकिंग में भी हैं, आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इतने बिजनेस को सेटअप करने में, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप बिजनेस फैमिली से शायद नहीं हैं, जो मुझे लगता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद, एक जॉब करने के बाद, फिर आपने एक कंपनियां बना करके सिर्फ अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए भी काम किया है। तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी चुनौतियों तो मतलब हमारा लाइफ में ऐसा है कि एवरी डे हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये मैं सबको बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरा एंटरप्रेनर दोस्तों हैं, और जो भी बिजनेस करना चाहता है आगे, या डेफिनेटली जो भी सोशल वर्क भी कर रहे हैं, और जो भी सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि जीवन में एवरी डे प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रॉब्लम हमारा जीवन का एक, मतलब जैसे मान के चलिए एक पार्ट है, तो उसी पार्ट को लेके ही हमको आगे चलना है। तो इसलिए मेरे पास जितने भी चुनौतियां आए हैं, जितने भी प्रॉब्लम आए हैं, मैं मेरा मेरा बाप, मेरा फादर मुझे बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो कि जितना भी प्रॉब्लम आएगा तुम उनको, मतलब अधैर्य मत हारना, कि अधैर्य मत होना, पेशेंस रखो, और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसी के बारे में सोचो। प्रॉब्लम आए बोल के अनस्टेबल मत होना। अनस्टेबल होने से क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी प्रॉब्लम आया है उसी प्रॉब्लम को मैं कूलली कामली हैंडल करता हूँ। और प्रॉब्लम तो बहुत आ रहा है, मतलब आपको जेलसी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपको कंपटीटर में कुछ प्रॉब्लम आएगा, और ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रॉब्लम को तो सामना करना ही पड़ेगा। और बाकी मैं सबको बोल रहा हूँ कि बोलूंगा, ये एक बात बोलूंगा कि पेशेंस रखिए और काम को डेडिकेटेडली कर दीजिए, फोकस मत हारिए, तो हम डेफिनेटली सक्सेस में पहुंचेंगे। आप काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और समाज का काम भी कर रहे हैं, समाज के वंचितों के लिए और जिनको ज़रूरत है उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बिजनेस और जो कि बिजनेस तो एक कैपिटलिज्म का ही एक पार्ट होता है, और उसमें हमें प्रॉफिट भी बनाना होता है, उसके साथ साथ आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको बिजनेस में कोई अड़चन नहीं आती, या आपका समाज सेवा का काम सही से चल सकता है ऐसे? हाँ मैम, डेफिनेटली चलेगा। देखिए, हमारा मतलब ये मानना है कि हम एक साथ सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब जैसे लोग बोलते हैं कि दो नाव में पैर रखने से इधर नाव गिरेगा या आप गिरोगे, तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा भी है। और मैं जो आप जो अभी मुझे क्वेश्चन पूछे, कि जब वो सवाल किए कि कैसे ये होगा, तो ये भी होगा, क्योंकि देखिए आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख सकते हैं, उनका भी तो बहुत सारा मतलब कंपनियां हैं, वो वर्ल्ड को संभाल रहे हैं, फिर सोसाइटी में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा, हम बिजनेस में कुछ एस्टेब्लिश होने के बाद
हमारा जो पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको हम सोशल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम जो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम क्या कर रहे हैं अभी कि बिजनेस हमारा जो जो सेटअप है उनमें से हम एक एक आदमी को बिठा दिए हैं, तो इसलिए बिजनेस का इतना स्ट्रेस नहीं आ रहा है। और आप एक बिजनेस में सिस्टम बना देंगे ना, तो वो सिस्टम के हिसाब से बिजनेस होगा। हम ऐसा नहीं कि हम ही करेंगे जाके, ऐसा नहीं है। तो हम सिस्टम जब बना देंगे, तब वो सिस्टम आपका सब कुछ वो सिस्टम संभाल लेगा। बाकी हम सोशल वर्क कर सकते हैं, सोसाइटी में आप घुस सकते हैं, सोसाइटी का बहुत सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हम जीवन इसलिए हमको भगवान जीवन दिए हैं कि आप कुछ करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। क्योंकि बिजनेस आज हुआ है, कल होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। लेकिन आप जब सोसाइटी में कुछ करोगे, लोगों को हेल्प हेल्प करोगे, लोगों के साथ जुड़े होके रहेंगे, तो जैसे हमारा यहाँ पे कहावत है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम गॉड को जो सेवा दे रहे हैं वो तो डायरेक्ट हम गॉड नहीं लेंगे, इसलिए हम अगर मानव का सेवा करेंगे, सोसाइटी का सेवा करेंगे, तो डेफिनेटली हम गॉड के पास जाएंगे। और हमारा जो जीवन है वो जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारा मतलब सोचना है, मेरा सोचना है। आपकी सोच बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी सोच है। और आपके काम को और आपके जीवन के अनुभवों को और आपकी जो बिजनेस भी है और सोशल वर्क भी है उसके साथ साथ, तो जो लीडर वाली सोच लेकर के चलते हैं, जो नेतृत्व क्षमता जिसमें होती है, वही अपने से आगे चलकर अपने को भी साथ लेकर अपने समाज को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने लोगों को, युवाओं को साथ लेकर के चलते हैं। तो आपको लगता है कि जो युवा हैं, जो जो यंगस्टर्स हैं, जैसे कि आपने जब ग्रेजुएशन किया तो आपने एक सोच बनाई और आप बिजनेस में आए, तो जो आज के युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि आपके जीवन को, आपके संघर्ष को अपना कर, समझ कर वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कुछ वो भी ऐसा करें कि समाज के लिए काम आ सकें? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। पहला चीज ये है कि मैं सब युवाओं को ये बोलूंगा कि पहले एंटरप्रेनर होना, मतलब विजन रखिए। वो विजन ऐसा रखें कि हम एक एंटरप्रेनर होंगे, हम कुछ लोगों को हमारे अंदर में रख के काम करवाएंगे। तो ये एक एंटरप्रेनर होगा तो वो कुछ सोसाइटी को कुछ, एक एंटरप्रेनर हो जाएगा ना, तो सोसाइटी के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। क्यों करेगा? आप जैसे बोलेंगे कि कैसे होगा, ये एक एंटरप्रेनर होने से वो कुछ लोगों को जॉब देगा, तो हम सोसाइटी का हेल्प किए। कुछ ही लोगों का हमारा उनका फैमिली के लिए हम जॉब लेके आ गए हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर होंगे तो जो भी बिजनेस करेंगे तो उसमें सोसाइटी का ही हेल्प होगा। हम धीरे धीरे सोचेंगे कि कैसा अच्छा बिजनेस करेंगे, कैसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे वो सोसाइटी के ऊपर एक अच्छा प्रभावित होगा सोसाइटी, उसी हिसाब से हम करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर जो युवाओं का दिमाग में आ जाएगा कि हम एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम एक बिजनेसमैन बनेंगे, तो कभी ना कभी और आगे जाके वो सोसाइटी को ही हेल्प करेंगे। तो और धीरे धीरे वो सोसाइटी वाला काम उनका दिमाग में भी घुस जाएगा, और वो सोशल वर्कर भी हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते लीडर भी हो जाएंगे। और लीडर अगर हो जाएंगे ना, तभी वो उनका दिमाग में आ जाएगा कि हम सोसाइटी को कैसे चेंज करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे, सोसाइटी का कैसे सोसाइटी को लेके आगे चलेंगे। ये ऑटोमेटिकली वो उनके दिमाग में आ जाएगा। तो पहला मैं ये बोलूंगा कि उनके उनको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम सबको, सब युवाओं को ये इंस्पायर करना चाहते हैं कि सब एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे ना, तो धीरे धीरे सब कुछ चेंजेस आ जाएगा उनके दिमाग में। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आपकी कंपनी मीडिया और फ़िल्म प्रोडक्शन में भी काम कर रही है। आप फ़िल्म्स भी बना रहे हैं। तो कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि किस तरह की फ़िल्में आपने बनाई हैं और क्या-क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कुछ हमें भी ज्ञान दीजिए कि कैसे फ़िल्म बनाई जाती है और उसके पीछे आपकी क्या सोच थी कि आपने फ़िल्म बनाने के लिए सोचा? जी जी, डेफिनेटली मैं फिल्म इसलिए बना, मैं जो भी फिल्म बना रहा हूँ वो मैं मतलब यहाँ जो उड़िया का जो इंडस्ट्री है, उड़िया इंडस्ट्री में मैं फिल्म बनाया हूँ। यहाँ जो फिल्म बनाया हूँ वो एक सोशल इम्पैक्ट देगा कि मतलब एक इस शहर में जो प्रॉब्लम आ रहा है उनको हम कैसे मिटाएं, और जो बहुत सारे फैमिली का डिस्टर्बेंस हो रहा है उसका कैसे हम कम करें। इसी हिसाब से मैं कुछ ओडिया पिक्चर बनाया हूँ। बाकी अभी हम जो हॉलीवुड का जो पिक्चर बनाए हैं उसमें हमारा मतलब कुछ लॉजिकली अलग तरीके से रखे हैं कि जैसे कंट्री कंट्री का वार चल रहा है, क्यों चल रहा है, और जैसे वो कंट्री का जो वार बंद कैसे होगा।
और अभी हम ये पिक्चर जो बनाए हॉलीवुड का, उसमें हम एक चीज दिखा रहे हैं कि हमारा जो दिन में डाउट बढ़ रहा है, किसी के ऊपर डाउट हो रहा है, किसी के ऊपर संदेह आ रहा है, उसको हम कैसे कम करें और कैसे लाइफ में फ्री होके बचें। उसी हिसाब से हम थोड़ा सोच के पिक्चर आगे भी बनाएंगे। और अभी भी जो उड़िया इंडस्ट्री में जो कुछ पिक्चर बनाया हूँ, उसी हिसाब से बनाया हूँ, लेकिन उसको भी थोड़ा मिस करके जैसे लोग देख पाएंगे और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा, उसी को लिंक करके ही बनाए हैं। हॉलीवुड की पिक्चर का क्या नाम है आपकी? साला सिटी, दी साला सिटी। जी। आप रिलीज हो जाएगा। बाकी आगे आगे और एक पिक्चर आ रहा है, मिसिंग कपल करके, एक वो दो कंट्री जी के अंदर एक जो थोड़ा इधर उधर का काम हो रहा है, उसी काम के ऊपर एक मिसिंग कपल का भी एक आ रहा है पिक्चर आगे। जी, बहुत खूब। दोनों पिक्चर्स के लिंक यदि आप शेयर करें तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए लिख दूंगी, रख दूंगी, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके और वो भी देखना चाहें, क्योंकि एक अलग सोच लेकर आप चले हैं। ग्रेजुएट हो रहे थे, उस समय आप नौकरी भी कर रहे थे, उसके बाद आपने इतना बड़ा ग्रुप बनाया, अलग अलग तरीके के काम किए और फिल्म प्रोडक्शन भी किया। तो आपसे प्रेरणा मिलनी ही चाहिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। आपने जेहोवा ग्रुप के जो एक सोच लेकर के चले हैं कि समाज के वंचितों की या जिन ज़रूरतमंदों की आप मदद करते हैं, तो ज़रा जानकारी दीजिए कि किस किस्म की मदद आप अपने समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं या कहाँ कहाँ पे आपका काम चल रहा है। अभी हम जो काम कर रहे हैं, मैं एक्चुअली ऑल इंडिया का जो जितने भी एनजीओ हैं, लगभग 70% एनजीओ का काम मैं देख रहा हूँ। और वो एनजीओ का पहले मैं ये बता देता हूँ, मेरा ये सोच है कि अगर जो हमारे पास जो मतलब मैं एक आदमी क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए। तो इसलिए मेरा ये सोच है कि अगर जो जो आदमी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उसको अगर कैसे उनका काम के लिए फंड्स आएगा और वो कैसे इंस्पायर होंगे काम के लिए, उसको हम कैसे काम दिलवा सकते हैं, उसी के ऊपर भी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कैसे हम सरवाइव करना सिखाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़ते हुए रहता हूँ। और बाकी मेरा जो पर्सनली हम इधर काम कर रहे हैं, मैं भारत विकास परिषद आरएसएस का जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल मास का एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत विकास परिषद, मैं उनका एक ब्रांच का सेक्रेटरी था, अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो मैं और ऑल इंडिया एनजीओ का भी एडवाइजर बना हुआ हूँ, ऑल ओवर उड़ीसा का जो एनजीओ टीम है उनका भी मैं एडवाइजर में हूँ। और ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन में मैं जुड़ता आया हूँ। और ये जुड़ता आके मैं क्या करता हूँ, जो कॉर्पोरेट फंड्स आ रहा है, जो गवर्नमेंट का फंड्स आ रहा है, उसी फंड्स को कैसे हम मोबिलाइज करें, उसी फंड्स को कैसे हम वो एनजीओ को दें, और वो एनजीओ कैसे आगे जाके सोशल वर्क कर सकते हैं। हम बहुत सारा चीज अभी कर रहे हैं कि जैसे लेडीज के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान वो कर रहा हूँ। और बाकी हम कुछ ऑर्फनेज चला रहा हूँ, ओल्ड एज होम तो चला रहा हूँ, लेकिन ओल्ड एज होम का जो कंसेप्ट है उसको मैं बंद करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हमारे घर में पापा और माँ फादर मदर रहेंगे, तो उसमें से अच्छा वो कभी भी कहाँ नहीं मिलेगा। तो अगर हम क्या करते हैं, हमारा डेली का जो काम के लिए डेली हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम घर का जो मुरब्बी है, घर का जो मुखिया है, घर का जो भगवान है, फादर मदर ही घर का जो भगवान है, भगवान को हम लेके कुछ अलग जगह पे रख रहे हैं, उसको पैसा दे के रख रहे हैं। वो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं, वो ओल्ड एज होम में हम एक अवेयरनेस कैंपेनिंग अभी खोलेंगे। तो जो भी लोग छोड़ रहे हैं कि उनका फादर और मदर को, उनको हम बुला के फिर बोलेंगे कि भैया फादर और मदर को ले लीजिए, घर में रखिए, और उनका जो भी प्रॉब्लम है उनका एक सोल्यूशन निकालिए, घर में ही उसको रखिए। तो ऐसा ही भी हम चल रहे हैं, वो उनके साथ हम काम कर रहे हैं अभी। और बाकी बहुत सारा काम तो हम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल एसोसिएशन हो के, मेडिकल में हमारा इधर उड़ीसा में जो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके ऊपर हम साथी बोल के एक प्रोग्राम है, उसको कर रहे हैं। और अभी हम यूपीएससी और ओपीएससी का कुछ बच्चे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास एक आईएएस आईपीएस का टीम अभी है, वो सब फ्री में, पूरा बिल्कुल फ्री में कुछ बच्चे को यूपीएससी ओपीएससी का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थियोरेटिकल ट्रेनिंग हमारे ऑफिस में ही दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारा कुछ काम हो रहा है। और बाकी जो छोटा मोटा काम है, वो जो फ्री हेल्थ कैंप, वो तो चलता रहता है, एवरी डे चलता रहता है। बहुत अच्छे। नंदा जी, आपकी सोच को जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इतने सारे कामों को एक साथ लेकर चले हैं और निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं।
क्योंकि बहुत से बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी हैं जो अपने काम को बढ़ाते रहते हैं और शायद समाज की परेशानियों पर उनका ध्यान उतना नहीं जा पाता है। आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, युवाओं को यूपीएससी एग्ज़ाम की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, महिलाओं के लिए हेल्थ केयर के लिए आप काम कर रहे हैं, इधर फिल्म मेकिंग में भी आप काम कर रहे हैं, इधर अपना भी काम कर रहे हैं। तो अगले आने वाले 10-15 सालों में जेहोवा ग्रुप की क्या विज़न है, क्या सोच लेकर आप चले हैं कि इसको किस लेवल तक आप लेकर जाएंगे, किस क्षेत्र में आप और अच्छे तरीके से सुधार करना चाहेंगे? जी 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 मैम, मैं तो मेरा तो विजन ये है कि जेहोवा ग्रुप को मैं एक ऐसी लेवल में पहुंचाऊंगा जैसे कि हमारा ग्रुप में मिनिमम 1-2 लाख एम्प्लॉय होंगे। और ऐसा एक एम्प्लॉय होंगे जिसकी के दिमाग में ऐसा होगा कि हम सोशल वर्क के लिए सोसाइटी के लिए कुछ करें। और हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी भेजेंगे या जो भी हमारा कंपनी का काम होगा, वो सही तरीके से कैसे करेंगे, उसी के ऊपर हम प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के ऊपर ही मेरा फोकस है। और मेरा ये कहना है कि अभी जो फैमिली में जो बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं सब एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप जब भी जिसका भी इंटरव्यू करें और जिसको भी आपके मतलब आप भी तो बड़े लेवल पे हैं और आपके मतलब लिंक में जो भी युवा आ रहे हैं, सबको मेरा ये कहना है कि पहले फैमिली को सिक्योर कीजिए। फैमिली को पहले आप प्लेजर दीजिए, आनंद दीजिए। फैमिली का जो भी आप फैमिली में है, वाइफ है या बच्चे हैं या जो भी हैं, पहले आप फैमिली, आपके फादर मदर हैं, उनको आप सिक्योर कर दीजिए। उनका आपका फैमिली का, अगर आप फैमिली को एक अच्छे तरीके से भगवान मंदिर के जैसा रखेंगे ना, तो आपका कभी भी कुछ ही नहीं होगा, आप आगे बढ़ता ही जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये विजन है कि सबको मैं ये बोलूंगा, मेरा जो एम्प्लॉय रहेंगे वो अच्छे से रहेंगे और उनका फैमिली भी अच्छा होगा, वो सोशल वर्कर बनेंगे तो बनेंगे और सोसाइटी के लिए कुछ काम करेंगे। ऐसा मेरा विजन है। बहुत अच्छा विज़न है आपका, बहुत अच्छी सोच आप लेकर के आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फैमिली अगर सुखी है और प्रसन्न है तो व्यक्ति को बहुत ताकत मिलती है अपने घर से ही। और फैमिली समाज की एक सबसे छोटी इकाई है, परिवार जो है समाज की एक इकाई है और बहुत सारे परिवारों को मिल करके हमारा समाज बनता है। तो जाहिर बात है अगर परिवार खुश है तो समाज भी खुश होगा। आप चैनल पर आए और आपने अपने विचारों से और अपने कामों से हमारे दर्शकों को प्रेरणा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय निकालने के लिए, डायलॉगस पर जुड़ने के लिए नंदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी, नमस्ते। नमस्ते। आज की इस बातचीत के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप से यह महसूस हुआ कि श्री नृसिंहनाथ नंदा एक सफल बिजनेस ही नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम को समाज से जोड़कर देखने में विश्वास रखते हैं। हमारी बातचीत के दौरान बार बार ये बात सामने आई कि उनके लिए बिजनेस सिर्फ एक लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक साधन भी है। उनकी सोच में एक दिलचस्प संतुलन दिखाई देता है। एक और बिजनेस है और उसे बढ़ाना भी है, और दूसरी ओर लीडरशिप की स्पष्ट सोच है। समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी उतनी ही गहरी है। मुझे ये भी लगा कि उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बनती, बल्कि उस दृष्टि से बनती है जिससे हम समाज को देखते हैं और उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की यह बातचीत हमारे दर्शकों, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करेगी कि वे अपने सपनों को आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।